नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ आज पौड़ी गढ़वाल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ट्रेनिंग वर्ग में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की विचारधारा, संगठन मजबूती और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। ये प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और संगठन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और सबके मध्य पहुंचे हैं। मैं जो हमारे बड़े विद्वान लोग यहाँ पर आए हैं, जो लगातार पढ़ते लिखते हैं, उनसे भी आप चर्चा करेंगे। तो इस सतत विकास के लक्ष्य ये क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सतत विकास के लक्ष्य और अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें एडीबी, भारत सरकार का नीति आयोग, फिलीपींस मनीला, इसका पूरा हमारे देश के साथ उसका समन्वय रहता है, आकलन होता है और इसके आधार पर एक इंडेक्स बनता है पूरे देश का कि किसी राज्य ने ये जो विकास के मानक हैं, सुशासन के मानक हैं, पेयजल का है, मातृशक्ति का है, बिजली का है, पानी का है, या किसानों का है, शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कों का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों को जब मिलाकर उसका समग्र आकलन होता है तब उसका इंडेक्स बनकर तैयार होता है। और उस इंडेक्स में हमारे राज्य को भी 2023-24 में पूरे देश में उस इंडेक्स में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जब हम इन सब की बातें करते हैं तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आ गए। अब जब हम लोगों को इस बारे में बताएंगे, उनके तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कई बार बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि उनको इतनी गहराई से चीज़ों का वो नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो आम जन तक जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा ही जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की सूची में इसको भी हमारे राज्य में, इसमें भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। बीते 4 वर्षों से लगातार देश में हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का भी गौरव प्राप्त हो रहा है। हर बार भारत सरकार हमको इसमें भी पुरस्कार दे रही है। किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ आज जहां एक और उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। हमारे राज्य में जो टाउट मछली है, टाउट फिश, उसकी मांग अब तेजी से बढ़ रही है। अभी हमारी सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल खाड़ी के देशों में गया था, वहाँ से भी हमारी सप्लाई चेन बन रही है। जल्दी हम वहाँ से टाई अप करके और इस उत्पादन को और बढ़ावा दे रहे हैं। और पिछले साल भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश में अग्रणी बनकर उभरे हैं और वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। हमें पर्यटन के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, खेल के विकास से जुड़े हुए क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन और एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत सरकार ने इसमें भी हमको प्रोत्साहन के रूप में 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार देकर हमारे राज्य को सम्मानित किया है।
और इन सभी उपलब्धियों के द्वारा आज उत्तराखंड देश में एक विशिष्ट पहचान अपनी स्थापित कर रहा है। साथियों, अभी मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ तो नोट करके लाया था। मुझे बहुत सारी कंठस्थ भी हैं, क्योंकि लगातार बोलता हूँ, लगातार बीच में जाता हूँ, लगातार बैठकों में रहता हूँ, तो मैं इसके लिए घंटों बोल सकता हूँ अध्यक्ष जी। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मुझे मालूम होगा उतना आप सबको भी मालूम है। केवल मैं तो आपका स्मरण करवाने के लिए ये सब बातें यहाँ पर रख रहा हूँ। साथियों, हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान, डेमोग्राफिक संतुलन है, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। देश में पहली बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। और एक ये बड़ा विषय है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान वो और उनके साथी बना रहे थे, तो उस भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था। ये उसी समय लागू होना था, लेकिन कुछ उसमें मत भिन्नता, कुछ वर्ग विशेष के लोग, कुछ तुष्टीकरण को बढ़ाने वाले लोग, ऐसे लोगों के कारण से उस समय लागू नहीं हो पाया। अब हमने उत्तराखंड देवभूमि में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसको लागू करने का काम किया है। तो बाबा साहब के संविधान को सच्चे रूप में उतारने का काम करने वाला राज्य भी सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है हमारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इनमें ऊर्जा बचत, पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण व्यवस्थाओं से जुड़े कई बड़े फैसले रहे। कैबिनेट में एक अधिकारी एक वाहन का फॉर्मूला लागू, राज्य सरकार जल्द लाएगी नई ईवीसी पॉलिसी, सरकारी खरीद में 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार, बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे प्रस्ताव को मिली मंजूरी, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट अभियान चलाएगी। इसके तहत धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण विरासत और इको टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। चकबंदी को मंजूरी, हर जिले में चुने जाएंगे 10 गांव का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 120 दिन के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर, किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पीएनजी कनेक्शन को मिशन मोड में बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट व सरकारी आवासों में पीएनजी को प्राथमिकता दी गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को भी दिया जाएगा बढ़ावा। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अब खुद भी इस दिशा में पहल करते नजर आ रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी इलेक्ट्रिक स्कूटी से सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जो एक वैश्विक संकट पूरे विश्व पर आ गया और आने वाले समय में और गहराने वाला है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आग्रह किया था कि पेट्रोल डीजल का कम से कम प्रयोग करें, विदेश यात्रा में न जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, सोना न खरीदें। और जब 11 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, तो मैंने उसी समय संकल्प लिया था कि मैं लोकल काम जितने भी होंगे, जहां हम संभव होंगे, हम सचिवालय जाते हैं, हम मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, गवर्नर हाउस जाते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों में ब्याह शादी छोटे कार्यक्रम में जाते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं एक्टिवा से चलूंगा और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लेंगे। तो आज भी मैं, तो कल भी मैं जब लोकल कार्यक्रम में गया तो एक एक्टिवा से गया।
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिकों को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करें और जहां संभव हो साझा वाहनों से यात्रा करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग जिम्मेदारी के साथ सहयोग करेंगे तभी देश इस चुनौती से मजबूती से उभर पाएगा। वहीं रिश्वत मांगने के सामने आए मामले पर प्रदीप बत्रा ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश से अपील करी है, मैं समझता हूँ समय को देखते हुए वो जरूरी है। और आज की तारीख में समझता हूँ जो युद्ध चल रहा है हमारा, उसके देखते हुए सबको इसमें सहभागिता करनी है, सबको इसमें योगदान करना है और ईंधन को हमें बचाना है और देश को बचाना है। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस का और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम लोग पेट्रोल और डीजल को बचा सकें। तो मेरी सबसे ये अपील है कि स्थिति को देखते हुए सभी लोग अपना आवाजाही कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के साथ करें। अगर एक जगह एक घर में 4 गाड़ी हैं तो वो एक यूज़ करें, बाकी परिवार के से एक ही गाड़ी में जाएं और सभी लोग जो है इसमें अगर सहयोग करेंगे तभी हम लोग इस स्थिति से उभर पाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीट 2026 परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई ने देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष हिमांशु रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठकर केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि अगर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। 22 लाख छात्रों ने नीट का एग्जाम भरा था। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, सपने, त्याग जो लेके आए थे वो एक संगठित भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। किसी पिता ने कर्जा लिया, किसी माँ ने अपने आभूषण बेचे, तब जाके वो नीट के लिए मेहनत करी बच्चों ने, तब जाके वो नीट के लिए अपेयर होने वाले थे। पर इस संगठित भ्रष्ट सरकार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। हमारी ये मांग है सरकार से, सबसे पहले तो एनटीए को बर्खास्त किया जाए। 2024 में भी नीट का पेपर इसी प्रकार से लीक हुआ था और 2026 में भी वापस सेम रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब एनटीए इस पेपर को कराने में समर्थ नहीं है तो एनटीए को बार बार इस पेपर कराने की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? हम सरकार से मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जितने भी हमारे छात्र हैं जिनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनका सरकार हर्जाना दे। और हम धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कालाडूंगी की कोतवाली में ऑनलाइन ई0 एफआईआर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला के साथ साइबर ठगों ने ऑनलाइन जाली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर 2,05,000 रुपए ठग लिए। महिला की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए उन सभी बैंक खातों को फ्रीज किया गया। समय पर भारत सरकार द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी रहती है कि जो साइबर ठग है उनसे बचें और अनजान नंबर को क्लिक ना करें। ऐसा ही केस थाने कालाडूंगी में हुआ है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस संबंध में विवेचना की जा रही है। मेरा लोगों से अपील है कि अगर कोई इस तरह से अनजान नंबर से कॉल आए या लिंक आए तो तुरंत 1930 को नंबर डायल करें और अभी शिकायत दर्ज करें या संबंधित जो नियरेस्ट थाना है वहाँ। नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने ईंधन को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल चलकर कार्यालय को निकल पड़े। इस दौरान तमाम लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया, जिसे जिलाधिकारी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये कदम ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है। ललित मोहन रयाल ने अपने कार्यालय में कई अन्य पहल की है, जैसे कि शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छापेमारी करना और निर्धन परिवार के लोगों की मदद करना। ईंधन की खपत को लेके अधिकारियों से, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं और अन्य लोग हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकतम इस्तेमाल करें
ऑफिस में अगर जाते हैं तो आवास और कार्यस्थल जिन लोगों के सन्निकट हैं वो पूल्ड व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके परिसर और कार्यालय प्रॉक्सिमिटी में हैं वो अगर सुबह के समय पदयात्रा करके ऑफिस में जाएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल होगा और वो राष्ट्र के लिए आपका योगदान भी होगा। हरिद्वार पुलिस कप्तान नवनीत सिंह की अगुवाई में आपराधिक तत्वों के खिलाफ मंगलौर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलौर पुलिस की ओर से 260 ग्राम स्मैक के साथ 5000 का नामी स्मैक तस्कर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया, जिस स्मैक की बाजार कीमत 78 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं आरोपी को माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करने की कार्रवाई के साथ ही अन्य विधिक प्रक्रिया की जा रही है। चौकी क्षेत्र लंढौरा में एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो एनडीपीएस के पुराने मामले का इनामी है, जिसका नाम हसीन उर्फ तोता, जो लादपुर लक्सर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो कहीं किसी रास्ते से जा रहा है और अभी भी स्मैक का काम कर रहा है। हमारी टीमों ने चेकिंग करी तो शिकारपुर जाने वाले रास्ते में इस व्यक्ति को रोका। ये बाइक में था, अकेले था, तो इसके पास के बैग से करीब 260 ग्राम स्मैक मिली है, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी की और करीब 60 से 70 लाख इसकी बाजार की कीमत बताई जा रही है। तो एक अच्छा वर्कआउट हमारी थाना मंगलौर और SCIU टीम ने मिलकर कर रखा है। एक तो 5000 का इनामी और एक ऐसा व्यक्ति जो कई लोगों को नशा तस्करी कर रहा था। इसके जो अभी हमको प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, जो इससे बातचीत हुई है, और ये दूसरे जिलों में या पहाड़ में भी सप्लाई का काम करने की बात इसकी आ रही है। तो हम इसको आगे इस पे और थोड़ा डीप से पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे। ज्योतिमठ में पक्षी प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षक इंडियन कैटल एग्रेट ने किया हुआ है, जिसे हिंदी में पूर्वी मवेशी बगुला या गाय बगुला भी कहते हैं, जो आजकल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिमठ के बफर जोन नरसिंह मंदिर OMP बर्ड साइट ज्योतिमठ में ऑब्जर्व हुआ है। हरिद्वार के लक्सर में मत्स्य पालन की आड़ में कथित अवैध खनन का बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि कृषि भूमि पर भारी मशीनों से गहरी खुदाई, रेत और पत्थर निकाले जा रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन पर मिलीभगत और सरकार को लाखों के राजस्व नुकसान का आरोप लगा रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मत्स्य पालन के नाम पर अवैध खनन का बड़ा खेल चलने का आरोप लगा है। खानपुर बरहमपुर क्षेत्र में कृषि भूमि पर तालाब निर्माण की आड़ में भारी मशीनों से गहरी खुदाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां से बड़ी मात्रा में रेत और पत्थर निकालकर स्टोन क्रशरों तक पहुंचाया जा रहा है और पूरा खेल प्रशासन की आंखों के सामने चल रहा है। मैं आपके चैनल का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बड़ी हिम्मत जुटाकर इस पर आवाज उठाने का कार्य किया। और बात यह है कि गांव के कुछ सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा माननीय हमारे जो लक्सर के जिलाधिकारी अर्जुन साहब को एक शिकायती पत्र दिया गया था कि मत्स्य पालन के नाम पर ब्रह्मपुर के अंदर खनन किया जा रहा है। और ये बात भी सच है कि जिस तरह से गाँव के अंदर भारी भारी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सुल्तानपुर के अंदर एक बच्चे का जो पैर था वो खनन माफियाओं के द्वारा टूट गया था, जिसकी वजह से आज वो बच्चा विकलांग चल रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मत्स्य पालन है या फिर अवैध खनन का संगठित नेटवर्क। लक्सर तहसील के खानपुर बरहमपुर इलाके में कृषि भूमि पर कथित तौर पर मत्स्य पालन के लिए करीब 20 फीट गहरे तालाब की खुदाई की जा रही है, लेकिन मौके से सामने आए वीडियो और स्थानीय सूत्रों की माने तो ये केवल तालाब निर्माण नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मामला दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनें लगाकर खुदाई हो रही है। मौके पर कई डंपर भी मौजूद हैं, जिनके जरिए रेत और पत्थर को बाहर ले जाकर स्टोन क्रशर तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमने भी माननीय अपने जो हमारे जो इंचार्ज साहब है उनको इस संबंध में संगठन के माध्यम से हमने पत्र दिया था कि जो अवैध खनन जो मत्स्य पालन के नाम पे हो रहा है कि इसकी जांच कराई जाए। कहीं तो ये मानव के अनुसार अगर देखा जाए जो मत्स्य पालन की जो परमिशन की जाती है
उसमें खनन बेचना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर 3-3, 4-4 जो पॉप लाइन वगैरह चल रही है, जेसीबी चल रही है और भारी भारी डंपर ओवरलोड चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक संकेत देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन रात चल रही इस खुदाई से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मत्स्य पालन के लिए तय मानकों से कहीं अधिक गहराई तक खुदाई की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सामान्य मत्स्य पालन गतिविधि में इस स्तर की खुदाई की अनुमति नहीं होती। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत और पत्थर कहां जा रहा है और किसकी अनुमति से ये पूरा खेल संचालित हो रहा है। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं, एक तो जो गांव के अंदर जो भारी वाहन जो लोड चल रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और दूसरा यह है, जो यदि मत्स्य पालन पे अगर परमिशन हो रखी है तो हम ये भी नहीं चाहते कि भाई खनन भी ना हो, लेकिन इसका जो राजस्व विभाग को जो नुकसान हो रहा है, जो सरकार को जो हानि पहुंच रही है, वो सरकार को होनी चाहिए। जैसे रॉयल्टी कटती है, हमारे माइनिंग वाले हो गए, जो बैठे हैं ठेकेदार, रॉयल्टी काटते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं उसका फायदा होना चाहिए। ग्राम समाज भूमि पर अवैध खनन किया जाता है तो वो भी गलत है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। क्या जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं मिलीभगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दिन रात मशीनें चल रही हैं, ट्रकों में भरकर रेत और पत्थर बाहर जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। इस संबंध में गांव के सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था और हम भी यही मांग करते हैं। हमारा किसी से अपना आपसी विवेक नहीं है, हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के अनुसार ये कार्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर गांव के अंदर भारी वाहन या भारी लोड के ट्रैक्टर चलते हैं तो उसके खिलाफ हमने पहले भी आवाज उठाई थी और आज भी आवाज उठाने के लिए तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।